चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। जनरली एग्ज़ाम में 10 से 16 नंबर की इसकी वेटेज होती है और 99.9% चांसेस आर देयर कि आपको इस टॉपिक पर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। देखिए इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जितना भी अभी तक आपने अकाउंट्स पढ़ा है वो सारा का सारा चेक होने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं जिन्होंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया होता है या जिनका बिजनेस इनिशियल स्टेजेस में होता है या जो बहुत लो लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, इतना अच्छा उनका रेवेन्यू नहीं है, तो जनरली ऐसे बिजनेसेस में क्या होता है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री बुक कीपिंग पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता। देखिए वो तो जब बिजनेस एक लेवल पे पहुंच जाता है, एक अच्छा उसका लेवल आ जाता है, तो एक अकाउंटेंट रखा जाता है और फिर डबल एंट्री बुक कीपिंग से सारी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं। लेकिन इन स्मॉल बिजनेसेस होता क्या है कि कुछ ट्रांजैक्शंस तो होती हैं जो कम्प्लीटली रिकॉर्ड होती हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस होता है जो पार्शली रिकॉर्ड होती हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसा होता है जो कम्प्लीटली इग्नोर होती हैं। लाइक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपने अपनी गली में जो बनिए की दुकान देखी होगी, क्या आपको लगता है वहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज होता होगा? वो डेप्रिसिएशन अपने फिक्स्ड एसेट्स पे चार्ज करते होंगे? बहुत रेयर चांसेस है, मैं डिनाई नहीं करता बट रेयर है। तो देखिए वो डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली क्या हो गई, इग्नोर हो गई। वो लोग जब भी किसी को क्रेडिट सेल करते हैं तो क्या करते हैं, एक उनका रजिस्टर होता है लेनदार कि उन्होंने किस किस से पैसे लेने हैं, वो उसमें सिर्फ उसका नाम चढ़ा देते हैं। तो मतलब सिर्फ डेटर अकाउंट में पोस्टिंग कर देते हैं और कुछ नहीं करते। सम ट्रांजैक्शंस आर कम्प्लीटली रिकॉर्डेड। ये लोग जब कैश सेल्स करते हैं तो कभी भी आप देखना, एक तो अपनी कैश बुक के अंदर चढ़ा देते हैं कि आज कितना रोकड़ा आया, और दूसरी ये अपनी सेल्स बुक जो मेंटेन करते हैं उसके अंदर भी चढ़ा देते हैं कि ये माल बिक गया। तो कुछ ट्रांजैक्शंस कम्प्लीटली रिकॉर्ड होती हैं, कुछ पार्शली रिकॉर्ड होती हैं और कुछ कंप्लीटली इग्नोर हो जाती हैं। इस वजह से बोला जाता है इसे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसको बहुत फ्रीक्वेंटली सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोल दिया जाता है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड जाए, बेसिकली इसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कुछ इनकम्प्लीट डिटेल्स होंगी जिससे हमें ट्रेडिंग एंड P&L बनाना होगा। जी हाँ, ये ट्रेडिंग एंड P&L वही है जो आपने अर्लियर स्टेज में फाइनल अकाउंट्स के अंदर सीखा है, उसी तरीके का है, बट थोड़े से यहाँ पे ट्रिक्स लगाने होंगे। उस तरह की एडजस्टमेंट्स तो नहीं करनी होंगी फाइनल अकाउंट्स की तरह, लेकिन थोड़े से ट्रिक्स हमारे यहाँ लगेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बेसिक अकाउंट्स रिवाइज करवा दूँ कि असेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट कम होता है तो क्रेडिट, लायबिलिटीज़ जब बढ़ती है तो क्रेडिट कम होता है तो डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट और इनकम्स क्रेडिट। ये बातें हमें पता ही हैं। देखिए सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, एक एक अच्छे से करनी है। चैप्टर में करने में कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, आपको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ही बनानी है जो आपको बहुत अच्छे से आती है। हाँ, मैं आपको बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि एग्जाम में आप कहीं फंसे ना। अब एक वर्ड आगे बढ़ने से पहले आप डिस्कस कर लीजिए मेरे साथ ताकि आपको दिक्कत ना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड बैलेंस शीट। देखिए जब आप डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हैं तो आप सबसे पहले जर्नल बनाते हैं, उसके बाद लेजर बनाते हैं, उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से फिर आप क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो है वो बेसिकली डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंतर्गत बनती है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, बड़े ध्यान से समझना। सपोज आप किसी बिजनेस हाउस के पास गए, ठीक है, उसकी दुकान, किसी दुकान में गए बिजनेस हाउस में, आपको उसने बोला कि यार मेरी बैलेंस शीट बना दो, और अभी तक उसने कोई अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं किए। इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसेस। जब आप CA बन जाओगे तो होगा क्या भाई, CA बनते के साथ ही आपको रिलायंस का तो ऑडिट मिल नहीं जाएगा, टाटा का तो ऑडिट मिल नहीं जाएगा। तो होता क्या है, छोटे छोटे बिजनेसमैन के ऑडिट मिलते हैं। अब सपोज आपको एक बिजनेसमैन का ऑडिट मिला, उसकी ये शॉप है, ठीक है, उसने बोला जी मुझे बैलेंस शीट बनवानी है। ना आज तक उसने जर्नल बनाई, ना उसने लेजर। अब आप कहोगे बैलेंस शीट कैसे बना दूँ भाई, कैसी कैसी बातें कर रहा है। तो अब उसकी बैलेंस शीट बनाने का एक तरीका होता है। आप क्या करते हो, ऐसी बैलेंस शीट्स जो बनती हैं बेसिकली नॉट विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, आप क्या करते हो, उससे कुछ डिटेल्स लेते हो। आप उसके फिक्स्ड एसेट्स वहीं पे खड़े खड़े ऑब्जर्व कर लेते हो कि भैया कुछ इस पे अलमीराज हैं, फ़ैन है, एयर कंडीशंस हैं, ठीक है, वो सारे फिक्स्ड एसेट्स आपने लिख दिए। फिर आप उससे कुछ डिटेल लेते हो कि तेरे पास भाई स्टॉक कितना है, तूने किससे कितने पैसे लेने हैं, पैसे कैश इन हैंड कितना है,
बैंक में कितने पड़े हुए हैं, इस तरह से आप उससे डिटेल्स लेते हो। फिर आप पूछते हो उससे बड़े आराम से कि भैया तूने किसी को कुछ पैसा देना तो है तो बताओ, कोई लायबिलिटीज़, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो बेसिकली आप क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन चीज़ें जो है वहाँ पर इकट्ठी कर रहे होते हो। और उसके बाद आप देखो, इधर आपको सारे असेट्स पता लग गए, वो आपने सब उससे पूछ ही लिया, ठीक है। लायबिलिटी आपने पूछ ली, तो आपको पता है बैलेंस शीट की दोनों साइडें मैच होंगी, असेट्स या तो लायबिलिटी से आएंगे या उसने अपना पैसा लगा रखा होगा, तो ये चीज़ आप एज ए बैलेंसिंग फिगर वहाँ पर निकाल लेते हो। तो जब आपने एक बैलेंस शीट तैयार करी, नॉट विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जस्ट बाय विद द हेल्प ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपने उसके सारे असेट्स लिख दिए, उसकी लायबिलिटीज़ लिख दी और कैपिटल, उसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल दी, दैट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। देखिए ज़रा, बोथ रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन, however statement of affairs is prepared from incomplete records and balance sheet is prepared using double entry bookkeeping system। ये एग्ज़ाम में आपसे थ्योरी में भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है। तो फटाफट एक बार ये वाला पार्ट जो है आप नोट डाउन करिए फास्ट। इस पूरे चैप्टर के अंदर अनटिल एंड अनलेस वो हमें क्वेश्चन में नहीं कहेगा कि आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो हम अपनी तरफ से जो वोकैब यूज़ करेंगे वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही यूज़ करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। हाँ, क्वेश्चन में ही अगर वो बैलेंस शीट वर्ड यूज़ करता है तो दैट्स अ सेपरेट इशू, देन हम बैलेंस शीट ही यूज़ करेंगे। अदरवाइज हम वर्ड जो यूज़ करेंगे दैट विल बी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको बैलेंस शीट बोल रहा था, इट इज़ बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो होपफुली फंडामेंटल डिफरेंस इज क्लियर कि दैट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। नोट करिए फास्ट। चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर के अंदर जितना भी आज तक हमने अकाउंट्स, बेसिक अकाउंट्स सीखा है वो सारा यूज़ होगा। तो एक बार उसे मैं रिवाइज करवा देता हूँ। असाइनमेंट आप लोगों के हाथ में होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले कैश एंड बैंक अकाउंट की हम बात करें तो हमें पता है कैश एंड बैंक अकाउंट क्या है, एक बेसिकली असेट है। तो जितनी भी हमारे पास रिसीट्स आएंगी वो सारी की सारी डेबिट होंगी और जो भी पेमेंट्स होंगी वो क्या होंगी, क्रेडिट होंगी, ठीक है। तो आइए, यहाँ कैश एंड बैंक अकाउंट लिखा है मैंने, आप इसे कैश बुक भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, अप्रोप्रिएट द मिसिंग फिगर बाय प्रिपेयरिंग द कैश एंड बैंक अकाउंट फॉर द ईयर 2010-11 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए। सबसे पहले कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 75,000, पेमेंट्स टू, देखिए कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से 75,000 पैसा आया है तो क्या होगा, वो डेबिट होगा, येस और नो। डेटर्स आप देखिए डेबिट हुए 75,000। इसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स 52,000 क्रेडिट होगा, येस और नो। बी आर कलेक्टेड 24,000, बी आर कलेक्टेड मतलब पैसा आपके पास आया। बिल्स पेबल डिस्चार्ज 18,600 पेमेंट गई, क्रेडिट करेंगे, येस और नो। उसके बाद कैश सेल्स डिपॉजिटेड ₹17,200, तो कैश सेल्स हुई 17,200 की। तो सेल्स करके पहले आपके पास कैश आया और फिर आपने उसे डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करने की कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश इधर से कम हो जाएगा। कॉन्ट्रा एंट्री हमने करी है, सी लिख देंगे ऐसे ही, LF बनाने की ज़रूरत नहीं है इंटर लेवल पे, ब्रैकेट में सी लिख दीजिए, सफिशिएंट है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं, नेक्स्ट कैश परचेजेस 1000, जिसकी हमने चेक से पेमेंट करी है परचेजेस। देखिए जनरली बैंक की जो ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए यही लिखा जाता है बाय चेक, तभी आप उसे माने, अदरवाइज ना माने। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 5,000 रुपीज़ आपके पास आए। ड्राइंग्स 15,000, आपका कैश कम हो गया। कमीशन रिसीव्ड 3,000, आपसे मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आप खुद ही करें, लास्ट में बैलेंस चेक करें, आप समझ में आ गया होगा आगे। तो वेजेस पेड आपका 24,000 कम हो जाएगा। उसके बाद आपका सैलरीज पेड 30,000, उतना आपका कम हो गया। कैश रेंट 8800, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम 1,600 रुपये, फिर हमने कार्टेज पे करा 500 रुपये, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। एडवर्टाइजिंग पेड 660, ठीक है। तो आपके पास इसके बाद देखिए सबसे बड़ी चीज़, इन्होंने जो एंड में आपको बैलेंस दिया है, दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेस, और उसमें देखिए बैंक का पहले दिया है और कैश का बाद में दिया है। छोटा क्वेश्चन है तब भी गलती होने के पूरे चांसेस हैं। तो कैश बैलेंस PD 28,000 और बैंक का कितना 8700, तो आपका इधर बैलेंस CD आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे। दिस विल बी 840 एंड 24,900, ठीक है। फटाफट इसे बनाइए फास्ट। देखिए नोट्स पूरे बनाने हैं, आसान है मुश्किल है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन आपको सारे करने हैं। मुझे पता है आपको ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन आप इसे एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो सारे आपको प्रैक्टिस करने ही हैं। फटाफट इसे करिए फास्ट।
चलिए बात करते हैं हम डेटर्स की। डेटर्स अगेन असेट होते हैं, यस और नो। तो डेटर्स अगर बढ़ेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और डेटर्स अगर कम होंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अब डेटर्स बढ़ किस वजह से सकते हैं, बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स, यस और नो। और कम किस वजह से हो सकते हैं, बिकॉज की बैड डेट्स हो गए, या डिस्काउंट अलाउ किया हमने अपने डेटर्स को, या हमने उनसे बिल्स रिसीवेबल ले लिया, यस और नो, और बीआर एक्सेप्ट करवा लिया उनसे, या उन्होंने पेमेंट कर दी। तो इन सब कारणों से जो हमारे डेटर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, जब हम सिंगल एंट्री में क्वेश्चन कर रहे होंगे इस चैप्टर में, तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन, जैसे डेटर अकाउंट आप बना रहे हैं तो मिसिंग होगी। तो वो बैलेंसिंग फिगर जनरली क्या हो सकती है, इफ इट्स अ डेबिट बैलेंस। देखिए डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता, मैं बता दूं। कोई भी अकाउंट है, डेबिट बैलेंस का मतलब है, सपोज यहाँ पर 100 है और यहाँ पर है 70, तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 100 है, जबकि इस साइड का भी 70 है, तो आप इधर बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ 30 लिखेंगे, चाहे बैलेंस सीडी लिखें व्हाट्सोएवर, ठीक है, ताकि ये बैलेंस हो जाए। लेकिन ओरिजिनली अगर आप देखें तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था और क्रेडिट का कम था, तो वी से कि इट्स अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब डेबिट टोटल ज़्यादा है, ठीक है, ये आप इस पे लिख लीजिए। तो अगर डेबिट बैलेंस बच रहा है तो ऑब्वियसली हमें क्रेडिट साइड कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ताकि दोनों साइड मैच हो जाए। तो जनरली देखो, एक वर्ड मैंने लिखा है जनरली, तो जनरली आप देखेंगे कि अगर डेटर्स अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होगी। या अगर क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का बैलेंस जो है वो कम है। मेरी बात समझ में आ रही है? सपोज यहाँ आपका 200 है और यहाँ पर आपका 50 है, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो क्रेडिट बैलेंस अगर बच रहा है तो वी विल से कि जनरली देखेंगे, जरूरी नहीं है कि यही बचे, कुछ और भी बच सकती है, बट एक जनरल ओपिनियन आपको ये लेके चलना है कि वो जो बैलेंसिंग फिगर बच रही होगी वो क्रेडिट सेल्स होगी। समझ में आई बात? तो एक बार ये जो रेड इंक से है सिर्फ ये वाला नोट डाउन करना है, ग्रीन वाला आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, वो सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। रेड वाला नोट डाउन करिए और क्वेश्चन पे आइए। Ascertain the appropriate missing figure from the total debtors account. Debtors at 31st March 2010 28,000, debtors on 31st March 2011 24,000। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 28,000, बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस 25,000। फिर देखिए सेल्स रिटर्न है, डेटर इससे कम हो जाते हैं तो क्रेडिट कर देंगे 1,000। वैसे तो क्वेश्चन आप खुद करिए उसके बाद मैच करिए, बट दिक्कत है तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इससे आपके डेटर्स कम हो जाएंगे, क्रेडिट कर देंगे। बी आर ड्रॉन, तो इससे भी आपके डेटर कम हो जाएंगे क्योंकि बी आर आपने ले लिया। डिस्काउंट अलाउ किया, डेटर्स कम हो जाएंगे, बेड डेट से आपके डेटर्स कम हो जाएंगे। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अगेन आपके डेटर्स जो है वो कम हो जाएंगे। बी आर डिसऑनर हो गया। देखिए बी आर डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, याद करो। बी आर डिसऑनर की एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बी आर, लिख लो आप बेशक उसके ऊपर, अगर याद नहीं आ रही और याद आ रही है तो भी लिख लो, डेटर्स टू बी आर, ठीक है। तो डेटर्स आपके बढ़ गए, आपने बी आर के नाम से यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद आप देखिए चेक्स डिसऑनर हो गए 6,000 के, तो इसकी एंट्री क्या होगी चेक्स डिसऑनर की, इसकी एंट्री होगी डेटर्स टू बैंक, तो ये भी आप लिख लीजिए, डेटर्स टू बैंक इसकी एंट्री होती है। तो आपके डेटर्स ये बैंक हो गया यहाँ पर 6,000। तो देखिए अब आपने सब कुछ लिखा तो इसमें क्रेडिट बैलेंस बचा, और क्रेडिट बैलेंस में मैंने आपको बताया जनरली आप देखेंगे क्रेडिट सेल्स होगी, ठीक है, इन 99.9% केसेस। तो देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, तो यहाँ पर हमने लिखा सेल्स एज बैलेंसिंग फिगर, और ये सेल्स कौन सी है, ये आपकी क्रेडिट सेल्स है, क्योंकि डेटर के अंदर क्रेडिट सेल ही आएगी भाई, कैश सेल थोड़ी ना आएगी। यस और नो? श्योर। एक बार फटाफट जो रेड इंक में है प्लस ये ब्लू इंक में है वो नोट करिएगा, ग्रीन वाला कुछ भी नहीं, फास्ट। नेक्स्ट बात करते हैं बी आर अकाउंट की। बी आर में भी बेटा असेट होता है, तो अगर बिल्स रिसीवेबल आपके बढ़ रहे हैं तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और अगर आपके बिल्स रिसीवेबल कम हो रहे हैं तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। अब बढ़ते कब है बी आर, जब आपको बी आर रिसीव होता है, डेटर्स उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके बी आर बढ़ जाते हैं। और कम कब होते हैं, जब या तो बी आर आपके डिसऑनर हो जाए, ठीक है, या आप उसको इंडोर्स कर दो किसी को,
तो भी आपके बी आर क्या हो जाते हैं, कम, क्योंकि अब आपके पास नहीं रहे, या आपको पेमेंट मिल जाए तो भी आपके बी आर जो है वो कम हो जाते हैं। यस और नो? तो बी आर अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, इसमें भी जब बैलेंसिंग फिगर बचेगी तो जनरली अगर डेबिट बैलेंस बच रहा है, क्या मतलब है डेबिट बैलेंस का, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का कम है, तो अगर डेबिट बैलेंस बच रहा है तो दैट विल बी जनरली बी आर कलेक्टेड। बट ऐसा बेंचमार्क नहीं है कि यही होगा, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ आपको। और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो जनरली आप देखेंगे कि बैलेंसिंग फिगर क्या बच रही होगी, बी आर ड्रॉन। समझ में आ गया? श्योर। अच्छा, आइए जरा एक क्वेश्चन है उसे देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल एज ऑन 31st March 2011 10,000, BR ऑन 31st March 2010 8,000। दिख रहा है आपको? तो ओपनिंग है आपके पास 8,000, क्लोजिंग है आपके पास 10,000। BR कलेक्टेड तो 10,500 के कलेक्ट हुए, कैश आया, क्या एंट्री होगी इसकी, कैश टू BR, BR कम हो गया, क्रेडिट। BR ऑफ ₹50,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक एट ए डिस्काउंटिंग ऑफ 2,000। तो एक बात बताओ, जब इसकी एंट्री क्या होगी, अगर हम BR डिस्काउंट कराते हैं तो कैश हमारे पास आया, या कैश नहीं सीधे बैंक में आता है पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, यस और नो? डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट होते हैं टू BR। याद आ रहा है आपको? यस और नो? याद आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं भाई, सारी सीख के आ रहे हो। 2,000 और ये आपका कितना हुआ, 48,000। तो देखिए, बैंक से 48 लिख दिया और डिस्काउंटिंग चार्जेस हमने लिख दिया कितने, 2,000। BR ₹25,000 इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स, तो BR आपके कम हो गए, ठीक है, और दैट्स इट। तो अब देखिए आपकी बैलेंसिंग फिगर, अगर आप देखें क्रेडिट बैलेंस बच रहा है, मैंने आपको बताया था क्रेडिट बैलेंस बचे तो दैट्स अ BR ड्रॉन। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपकी 87,500 आई, दैट इज BR ड्रॉन। कि जो BR हमने ड्रॉ किए या हमें रिसीव हुए एक ही बात है, तो हमने उसे डेटर्स अकाउंट से लिख दिया, ठीक है। तो BR ड्रॉन समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? श्योर। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन में जो कंप्लीट क्वेश्चन हम करेंगे, अगर उसमें डेटर और BR अकाउंट हमें दोनों ही बनाने हैं, तो उस केस के अंदर सबसे पहले हम क्लोज करेंगे BR अकाउंट को और उसके बाद हम क्लोज करेंगे अपने डेटर्स अकाउंट को। समझ में आई बात? इन केस बोथ डेटर्स एंड BR अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर, देन फर्स्टली क्लोज BR अकाउंट एंड देयर आफ्टर डेटर अकाउंट। समझ में आ गई बात? श्योर। और एक और बात आपको जो यहाँ पर ध्यान रखनी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपके डेटर अकाउंट आपने जो बनाया था सेकंड क्वेश्चन के अंदर, देखिए यहाँ पर आपने सेल्स लिखी 99,800, ठीक है, और सेल्स रिटर्न अपोजिट लिखा हुआ है यहाँ पे 1,000, यस और नो? तो ये जो 99,800 आपकी सेल्स आई थी, ये आपकी ग्रॉस क्रेडिट सेल है। अगर ये नेट क्रेडिट सेल नहीं है, आपकी ग्रॉस क्रेडिट सेल है। इसमें से जब आप 1,000 माइनस करेंगे तो आपकी जो है नेट क्रेडिट सेल आएगी 99,100 माइनस 1,000, दैट इज 98,800। समझ में आई बात? ये आपकी फिर नेट क्रेडिट सेल आएगी। तो यही बात जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर लिखी है कि सेल इन डेटर अकाउंट इज ग्रॉस क्रेडिट सेल। आगे लिख लीजिएगा बेशक, टू फाइंड नेट क्रेडिट सेल फॉर्मूला इज ग्रॉस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, या आप रिटर्न इनवर्ट भी कह सकते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर बेसिकली हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटीज जब बढ़ती हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और जब कम होती हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं। अब क्रेडिटर्स कम कब होते हैं? जब हम उन्हें पेमेंट कर दें, यस और नो, या क्रेडिटर्स जो हैं हमें डिस्काउंट दें किसी तरीके का, या कोई परचेज रिटर्न हो, यस और नो, या हम BP एक्सेप्ट कर लें तो भी हमारे क्रेडिटर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बढ़ते कब हैं? जब हम क्रेडिट परचेजेस करेंगे, बेसिकली इस वजह से ही बढ़ते हैं, यस और नो। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। क्रेडिटर्स में हाँ, एक और बात, अगर बैलेंसिंग फिगर बच रही है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का कम है, तो डेबिट साइड बैलेंस करने के लिए जनरली वो बचती है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। और अगर डेबिट बैलेंस बच रहा है तो आप देखेंगे कि जनरली वो बैलेंसिंग फिगर बचेगी क्या, क्रेडिट परचेजेस। समझ में आई बात? जनरली कह रहा हूँ, कोई बेंचमार्क नहीं है। अगेन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले आप खुद करिए, कोई दिक्कत आती है तो मेरे से सॉल्यूशन मैच करिएगा।
देखिए क्रेडिटर्स एज ऑन 31 मार्च 2012 3000 के हैं और 31 मार्च 2011 को हमारे क्रेडिटर्स हैं 18,000 के। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं 18,000 के, क्लोजिंग है हमारे पास कितने के 3,000 के। कैश पेड टू क्रेडिटर्स 52,200 से क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाएंगे, डेबिट करेंगे। डिस्काउंट हुआ, डेबिट करेंगे, येस और नो। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें परचेज रिटर्न 1000 कम हो गए, डेबिट करेंगे। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड रुपीज़ 17,000 17,000 रुपये के, तो अगेन क्रेडिटर कम हो जाएंगे। फिर चेक इशू टू क्रेडिटर्स 10,000 कम हो गए, येस और नो। बी आर इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स रुपीज़ 20,000। अब बी आर इंडोर्स हुए, देखिए बी आर इंडोर्स होते हैं अगर क्रेडिटर्स के फेवर में, तो उसकी एंट्री क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपके बी आर जो है बेटा वो कम हो जाते हैं, दूसरा आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, यही एंट्री होती है क्योंकि आपके क्रेडिटर्स कम हो गए और दूसरा उधर से बी आर आपका कम हो गया। तो क्रेडिटर्स टू बी आर एंट्री होती है, क्रेडिटर डेबिट हो रहा है बी आर से 20,000, यस और नो। इसके बाद बी आर इंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स 20,000 आउट ऑफ विच 25% बिल्स वर डिसऑनर्ड। याद करो, अगर मैं आपको समझाता हूं, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। सपोज हमारे पास कोई बी आर था जिसको हमने मिस्टर बी से पेमेंट रिसीव करनी थी और ये ए है, चलो हम ये हो जाते हैं। हमने इसे इंडोर्स कर दिया सी को, ठीक है। अब ड्यू डेट के ऊपर जो बी है वो रिफ्यूज टू मेक पेमेंट, वो पेमेंट नहीं करता। बी कहता है कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो हमारे लिए हमारी बुक्स में क्या होता है, बी जो है वो हमारा दोबारा से डेटर बन जाएगा और ये हमारा दोबारा से क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा, यस और नो। हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अगर इंडोर्स बिल डिसऑनर हो जाता है, ओरिजिनल पार्टी पेमेंट करने से मना कर देती है, तो हम उसकी एंट्री क्या डालते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, यस और नो, श्योर। तो वही है, देखिए डेटर टू क्रेडिटर एंट्री होती है, क्रेडिटर क्या हो रहा है, क्रेडिट। अब 20,000 का 25% कितना होता है, 5,000 रुपये। तो देखिए क्रेडिटर, क्रेडिट साइड आपने लिखा डेटर के नाम से 5,000, ठीक है। अब आप देखिए डेबिट बैलेंस बच रहा है, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है। तो इस साइड बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे परचेजेस एज बैलेंसिंग फिगर 81,200। दीज आर बेसिकली योर क्रेडिट परचेजेस, ये आपकी क्रेडिट परचेजेस हैं गुड्स की। समझ में आई बात, श्योर। चलिए सेम वे जैसे अपने क्रेडिटर बी आर अकाउंट बनाया था, सेम वे यहाँ पर बीपी अकाउंट है। बीपी अगेन जो है आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी अगर आपकी बढ़ेगी तो आप उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। कम होगी तो आप क्या करेंगे, डेबिट। कम कब हो जाएगी, जब आप बीपी की पेमेंट कर देंगे, यस और नो। और बढ़ कब जाएगा, जब आप बीपी को एक्सेप्ट करेंगे, यस और नो। तो बैलेंसिंग फिगर की अगर आप बात करें, क्रेडिट बैलेंस बच रहा है तो बीपी पेड, डेबिट बच रहा है तो बीपी एक्सेप्टेड, जनरली ऐसा होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। चलिए देखिए नीचे बीपी ओपनिंग आपको गिवन है 2000, क्लोजिंग आपको गिवन है 400। फिर बिल्स डिस्चार्ज हुए 18,600 के, यस और नो। डिस्चार्ज का मतलब आपने पेमेंट करी। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन आपके पास है। आप देखिए आपके पास डेबिट बैलेंस बच रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स कि कितने आपने साल भर में बिल्स एक्सेप्ट किए। बीपी एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होती है बताओ, बीपी एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, हाँ या ना, श्योर। तो ये आपकी एंट्री जो है हो जाएगी 17,000। तो ये आपका मैच हो गया, समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर भी आपको वही बात ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन में क्रेडिटर और बीपी अकाउंट दोनों है तो आप सबसे पहले बीपी अकाउंट को क्लोज करेंगे, देन क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज करेंगे, समझ में आई बात। और जो परचेजेस आपको क्रेडिटर अकाउंट में दिख रही थी वो कौन सी थी, ग्रॉस क्रेडिट परचेजेस, जो आपको यहाँ दिख रही है ये परचेजेस, दीज आर द ग्रॉस क्रेडिट परचेजेस, समझ में आई बात। इसके बाद यहाँ पर आप जो रिटर्न है ये इसमें से माइनस करेंगे तो आपकी नेट क्रेडिट परचेजेस आएंगी। मैं लिख दूँ, नेट क्रेडिट परचेजेस आर ग्रॉस परचेजेस ग्रॉस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। चलिए अभी हम बेसिक क्वेश्चन जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि बड़े क्वेश्चन करते हुए हमें कोई दिक्कत ना। इस तरह का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, बट ये हमें प्रैक्टिस इसलिए करने ताकि हमारी एक स्मूथनेस जो है वो मेंटेन हो जाए। फटाफट नोट करिए सारा का सारा फास्ट।
हाँ जी, चलिए बात करते हैं एक्सपेंसेस किस तरीके से P&L में आते हैं। हमें पता है जो भी एक्सपेंसेस पे किए उसमें आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड हो जाते हैं। बिगनिंग में जो आउटस्टैंडिंग होते हैं वो माइनस, प्रीपेड एट द बिगनिंग जो है वो प्लस होते हैं और प्रीपेड एट द एंड माइनस होते हैं, और जो बैलेंस आता है वो P&L में जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एक्रुअल कॉन्सेप्ट। यह सारा हमने अर्लियर स्टेज पे देखा हुआ है। देखिए, इंस्टीड ऑफ दैट हम मेमोरेंडम एक्सपेंस अकाउंट भी बना सकते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो लायबिलिटी होता है और जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है वो हमारे लिए क्या होता है? असेट होता है। तो आप चाहे स्टेटमेंट से करिए चाहे एक्सपेंस अकाउंट में बना के करिए, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन उसे देखिए जरा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपको गिवन है, ओपनिंग 10,000, क्लोजिंग 15,000। तो ये आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपको गिवन है उसका ओपनिंग बैलेंस जो कि लायबिलिटी है 10,000, और ये उसका आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया? 15,000। इसके बाद प्रीपेड सैलरी, इसका ओपनिंग बैलेंस है 20,000 और क्लोजिंग कितना है? 30,000। समझ में आई बात? इसके बाद कैश सैलरी पेड, तो सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती है? सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया, तो ये आपकी P&L से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 95,000 रुपीज़। आप इसे ऐसे करिए या आप इसे इसमें भी करके करते तो भी आपका वही आंसर आना था कि 1 लाख रुपए हमने सैलरी पे करी। आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है वो 15,000 रुपये है, बिगनिंग में जो है वो 10,000 रुपये है, प्रीपेड इन द बिगनिंग जो है वो 20,000 है, और प्रीपेड एट द एंड जो है वो आपका 30,000 है। तो इसको भी अगर आप देखें तो आपका आंसर सेम ही आएगा 95,000 रुपीज़। ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपके लिए मैंने बताया। हाँ, इसमें भी सेम वे डेबिट बैलेंस अगर बचता है तो वो P&L बचता है, दैट इज़ कितना ड्यू हुआ, क्योंकि P&L में ड्यू बेसिस पे जाता है, और क्रेडिट बैलेंस बचता है तो वो पेड, बट जनरली वो P&L ही आपसे निकलवाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए फास्ट। इसके बाद सेम वे हमारा मेमोरेंडम इनकम अकाउंट है, जिसमें आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे लिए असेट होती है क्योंकि हमें रिसीव होनी है, और प्रीपेड इनकम हमें एडवांस में मिल गई तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो इसके बेसिस पर भी आप एक क्वेश्चन कर लीजिए नेक्स्ट। इसके बाद एग्जाम क्वेश्चंस पे आएंगे हम, फुल फ्लैश जो आते हैं एग्जाम में। देखिए, एक्रूड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो जो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो हमारे लिए असेट होता है, तो यहाँ पे 10,000 आ गया और ये आपका 15,000 आ गया। फिर आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, वो यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे आपका 30,000, क्योंकि लायबिलिटी होता है। फिर इंटरेस्ट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना? 1 लाख रुपए। रिसीव करने की एंट्री क्या होती है बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो ये आपका क्रेडिट हो गया, तो P&L आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। से स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, जो आपका सही लगे। इसमें अगर क्रेडिट बैलेंस बचता है तो दैट रिप्रेजेंट्स P&L ड्यू, और डेबिट बैलेंस बचता है तो दैट रिप्रेजेंट्स पेड। तो एक बेसिक प्रैक्टिस हमने सारे असेट, इनकम, एक्सपेंस जो हम बहुत बार अपनी अर्लियर स्टेज में 11th में 12th में फाउंडेशन लेवल पे देख चुके हैं, वो की हमने। अब हम मेन एस्पेक्ट पर आएंगे कि किस तरीके से हमें सिंगल एंट्री के क्वेश्चंस करने होते हैं। ये सिर्फ आपकी एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से था, इसमें मेरा मकसद कुछ भी आपको सिखाना नहीं था, जस्ट आपको एक क्विक रिकॉल देना था चीज़ों के बारे में, जो मैंने आपको फटाफट सारा का सारा दिया। ठीक है, अब मेन पार्ट पे हम जो चैप्टर है जिस मकसद से डाला गया है वो हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी। चलिए बच्चों, आपका अब मेन चैप्टर जो है वो यहाँ से शुरू होता है। हम सारे के सारे वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, और 12 से 16 नंबर की अपनी वेटेज रखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से एक एक चीज़ सुनिएगा, और एक क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आपको 70% ये चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा, बाकी 30% हम किस्तों में करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रीडिंग। लकी डज नॉट प्रिपेयर द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउएवर ही मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ हिज बैंक ट्रांजैक्शंस, कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड मेंटेन करता है, एंड ऑल्सो इज एबल टू गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम विच यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। और कुछ इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। देखिए, फाइनल अकाउंट्स तो बनाने हैं, लेकिन अभी तक हमने देखा है कि ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के लिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस होना चाहिए, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर आपके पास है, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग नहीं है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग है, क्लोजिंग ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है, स्टॉक के दोनों है, बैंक बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्लोजिंग है 50,000, फिक्स्ड एसेट ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है, पर कोई ट्रायल बैलेंस हमें गिवन नहीं है। फिर बैंक ट्रांजैक्शंस कुछ गिवन है, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स,
पेड टू क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस पेड 49250, ड्राइंग्स 25,000, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर कह रहा है कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुई, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25% और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट 2,60,000। तो देखिए बहुत ही सिंपल होते हैं ये क्वेश्चंस, इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल पार्ट नहीं है, सब कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले फॉर्मेट खींच लीजिए, ट्रेडिंग एंड P&L का अकाउंट से फॉर्मेट खींचना, अंदर कुछ भी नहीं लिखना आपने। फिर बैलेंस शीट वर्ड यूज नहीं करना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यूज करना है, क्योंकि हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बना रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन में यूज करें तो बात अलग है, अदरवाइज हम अपनी तरफ से यूज नहीं करेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, वर्किंग नोट में अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो आपका सिलसिला वहीं से शुरू हो जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ सुनिए, 2,60,000 रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा वो आएगा 2,60,000 का 25%। मैं पेन चेंज कर लूँ, ग्रीन से लिखा हुआ है, अब ब्लू कर लेते हैं। 2,60,000 का 25% कितना आता है आपका, 65,000। नाउ वी नो वेरी वेल दैट सेल्स इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, yes or no? तो this will be 3,25,000 will be your sales। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुई, और बैंक ट्रांजैक्शंस में भी कहीं पर भी कैश सेल्स के बारे में कोई जिक्र नहीं है। आप देख लीजिए, डेटर से जरूर रिसीव हुआ है लेकिन कैश सेल हुई है ये कहीं कुछ नहीं, और साफ साफ लिख दिया कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। एज सच तो जो सेल्स होती हैं वो होती हैं कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, बट क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे कैश सेल पता लग सके, तो हम मानेंगे कि सारी की सारी जो सेल्स है वो हमारी क्रेडिट सेल्स है। समझ में आई बात? श्योर। अब ये आपका एक फर्स्ट वर्किंग नोट तैयार हुआ। देखिए सिंगल एंट्री में या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में इक्वल वेटेज होती है वर्किंग नोट की। 16 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर के वर्किंग नोट है मान के चलिए, तो बड़े तरीके से आपको सारी चीज़ें बनानी है। फिर डेटर्स देखिए, यहाँ पर देखिए जो जो अकाउंट्स के बारे में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये सारे अकाउंट, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग की 6 वीडियोस बताई वो बताई किस लिए, ये सारे अकाउंट्स आपको बनाने हैं। डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बैंक अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये बनने ही बनने, एक्सेप्ट स्टॉक अकाउंट, सारे अकाउंट आप बनाओगे जो जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले डेटर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 1,02,500, क्रेडिट सेल्स आई 3,25,000 रुपये हमने यहाँ निकाली थी, यस और नो। अब देखिए रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स है 3,40,000 रुपये, हाँ या ना, बैंक अकाउंट। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन हमने पुट कर दी, तो हमारा उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 87,500। जितना भी ग्रीन एरिया है, ग्रीन से मैंने लिखा है, वो सारा बैलेंसिंग फिगर है, बेशक आप इस पे लिख भी दीजिए बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी आ गई। 2 वर्किंग नोट आपको समझ में आते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं? श्योर। बस ये 2 वर्किंग नोट पहले फॉर्मेट खींच लिए, एक पेज पे ट्रेडिंग P&L, एक पेज पे स्टेटमेंट ऑफ फेयर, और तीसरे पेज पे वर्किंग नोट जहां से आप शुरू कर रहे हैं वहाँ फर्स्ट और सेकंड वर्किंग नोट जो है वो नोट डाउन करिए फास्ट। देखिए जैसे जैसे बोलता जाऊंगा वैसे वैसे करेंगे तभी सही रहेगा। सिर्फ 2 वर्किंग नोट बना दिए और उसके बाद रुक जाइए, अब आगे समझते हैं। देखिए वैसे ही अब आपके पास क्रेडिटर्स की भी इंफॉर्मेशन है, स्टॉक भी है, बैंक भी है, तो मैंने बैंक अकाउंट बना लिया पहले। बैंक में अगर आप देखें ओपनिंग बैलेंस अभी हमें गिवन नहीं है, बट नीचे काफ़ी डिटेल्स है। रिसीव फ्रॉम डेटर्स 3,40,000, बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैपिटल 5,000 बढ़ गया, 1,750 का फिक्स्ड एसेट बेचा वो भी बढ़ गया, क्रेडिटर्स को 280 पे करेंगे, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, एक्सपेंसेस की पेमेंट करी, बैंक बैलेंस कम, ड्राइंग्स बैंक बैलेंस कम, फिक्स्ड एसेट से बैंक बैलेंस कम, ठीक है। बैलेंस शीट आपको गिवन ही है 50, तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई कितनी, 62,500। समझ में आता है आपको? श्योर। कोई डाउट इसके अंदर? पक्का। चलिए तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं अपने क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर्स में भी देखिए ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है। अब क्रेडिटर्स में बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, वो करिए, इसको स्किप करते हैं आगे। अभी क्रेडिटर्स पिन मत आइए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यस और नो। ये हमने निकाल लिया था। ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन ही है, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है, तो इससे हमारी परचेजेस निकल जाएंगी, यस और नो। कितनी? 2,72,500, 2,72,500। और अगेन हम इसको क्रेडिट परचेज मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कैश परचेज की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हाँ या ना। अब आइए, परचेजेस आ गई 272,500 और सारी की सारी कौन सी परचेजेस है आपकी? क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिटर अकाउंट ओपनिंग हमें पता नहीं है,
यहाँ पर ये मैंने जो लिख दिया ये बैंक है, इसे ठीक कर लीजिएगा। हमें पेमेंट जो करी थी क्रेडिटर्स को 2,80,000 की, यस और नो। तो देखिए अगर आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर भी तो कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट आएगा, क्रेडिटर आपके कम हो जाएंगे। क्लोजिंग बैलेंस आपको 46 गिवन ही है, यस और नो। अच्छा, परचेजेस आपने अभी वर्किंग नोट 5 के अंदर निकाल ली, कितनी 2,72,500, और वो सारी की सारी जो हैं वो कौन सी परचेजेस थी आपकी, क्रेडिट परचेजेस। क्यों थी वो मैंने आपको अभी यहाँ पर सारा समझा ही दिया। तो ये आपका फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 53,500। देखिए इतने क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके पीछे सिर्फ यही मकसद होगा, ये आइडेंटिफाई करना कि कहाँ से क्या बैलेंसिंग फिगर आएगा। कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, किसी भी अकाउंट से कुछ भी बच सकता है। ये तो हमें सिर्फ अपना IQ लेवल लगाना है, अपना दिमाग इस्तेमाल करना है क्वेश्चन के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। चिंता मत करिए, 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बी द मास्टर ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन से ही आपकी मास्टरी आनी शुरू हो जाएगी। समझ में आया? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 3 वर्किंग नोट जो हैं आप एक बार फटाफट पहले नोट करिए, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और बहुत अच्छे नोट्स बनाने हैं, बदतमीजी से जो नोट्स बनाएगा सही नहीं होगा। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, होता क्या है, आप नोट्स अच्छे से नहीं बनाते, एग्जाम टाइम में फिर पढ़ने का मन नहीं करता और फाइनल रिजल्ट बोलना नहीं चाहता फिर कैसा आता है। हो गया यहाँ तक सारा। फिक्स्ड एसेट पे आइए चलिए। ओपनिंग बैलेंस गिवन है 7,500, 5,000 के आपने फिक्स्ड एसेट परचेज करे थे। देखिए सबसे एंड में बेचा था आपने 1750 का, जिसपे आपको लॉस हुआ कितना, 750 रुपये का, है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन था 9,000। तो देखिए यहाँ आपकी बैलेंसिंग फिगर, ये मैंने लिखी नहीं, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर बची क्या, डेप्रिसिएशन कितना, 1,000 रुपीज़। ये आपका फिक्स्ड एसेट अकाउंट, और इसमें से यही जनरली बचेगा। चलिए, तो अब यहाँ तक आप इतना काम कर चुके हैं, अब कुछ इंफॉर्मेशन पुट भी कर लें। आइए, ट्रेडिंग P&L में ओपनिंग स्टॉक डालिए, परचेजेस आपको पता है, सेल्स आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक पता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ कॉपी हुए, yes or no. Now we can put depreciation as well as expenses as well as loss on sale of fixed asset जो हुआ था हमारा कितना, 750, हाँ या ना, यही सब हुए पक्का श्योर। तो ये आपके नेट प्रॉफिट्स आएंगे। नेट प्रॉफिट्स आप ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग एंड P&L से फिगर जाती किसमें, कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरीके से लिखेगा, सीधे नेट प्रॉफिट भी लिख दीजिए, बट मैं एडवाइस नहीं करूंगा, मैं तो आपको कहूँगा कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखिए, ठीक है। तो ये आपका 14,000 नेट प्रॉफिट आ रहे हैं। ट्रेडिंग एंड P&L जो है अब इसके बाद आप कंप्लीट कर लीजिए फास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स में क्लोजिंग बैलेंस 9,000 आपके पास है। इसके बाद डेटर्स आपने निकाल ही लिया था, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 87,500 इसका, वो आप पुट कर देंगे। स्टॉक का आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है, बैंक आपके पास है, क्रेडिटर्स 46,000 आपको पता है। अब दिक्कत आ जाती है कैपिटल की, ये कैपिटल किस तरीके से आएगी। तो देखिए कैपिटल जो यहाँ पर आएगी दैट इज बेसिकली जो भी ओपनिंग कैपिटल होगी उसमें एडिशनल कैपिटल ऐड होगी, उसमें प्रॉफिट्स ऐड होंगे, फिर माइनस होंगी ड्राइंग्स, तो ही तो क्या आएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल, यस और नो, श्योर। तो अब इस ओपनिंग कैपिटल पहले आपको पता होनी चाहिए, और ओपनिंग कैपिटल कैसे पता लगेगी उसके लिए आपको क्या करना है, आइए मेरे साथ वर्किंग नोट नंबर 7 पे। देखिए हम एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे 1/1/2011 को। सारे ओपनिंग बैलेंसेस, फिक्स्ड एसेट का, डेटर का, स्टॉक का, बैंक का हमने पुट किया, क्रेडिटर्स का हमने पुट किया, और यहाँ हमारी ओपनिंग कैपिटल फिर एज ए बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, जो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता भी रहा था कि स्टेटमेंट ऑफ फेयर से हम कैपिटल एज ए बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। फिर यहाँ 169 आई ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट आपने साल भर में 14,000 कमाए, जो कि आपने यहाँ पे निकाल ही लिया था अपना P&L में, देखिए 14,000, यस और नो। तो ये आपने 14,000 इसमें ऐड की, ड्राइंग्स 25,000 है माइनस की, कैपिटल एडिशनल 5,000 है, तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई 1,63,000। और ये आप जब यहाँ पुट कर देंगे तो आप देखेंगे दोनों साइड आपकी मैच हो रही है। अब आप ये सोच भी सकते हैं, मुझे पता है आपका पूरा दिमाग लग रहा होगा कि सर इसी को बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं। तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना, विचार आपके उच्च हैं,
समय बचाने के लिए, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको ये क्लोजिंग कैपिटल जो है इसकी वर्किंग दिखानी पड़ती है प्रॉपर, इसे आप बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकाल सकते सर, क्या नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कह रहा नहीं निकाल सकते, निकाल तो आप सकते हो 101%, लेकिन अगर आपने निकाल दी सीधे ऐसे बैलेंसिंग फिगर तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। द मेन पॉइंट इज दिस, आपको इसे निकालना ऐसे ही है क्योंकि आपको पता है, देखिए क्लोजिंग में हमें बैलेंसेस मैच कराने होते हैं, यही तो हमारा मेन मकसद होता है। तो अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा? तो इसीलिए आप इसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और इस तरीके से करके पूरा का पूरा दिखाएंगे। तो फटाफट एक बार सारा नोट डाउन कर लीजिए। ये था आपका सिंगल एंट्री का फर्स्ट क्वेश्चन, फास्ट। चलिए आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपसे कहूंगा आप पहले खुद करिए इसको, जहां फंसे फिर आप देखिएगा मैंने उसे कैसे किया। तो अगर आप मेरे साथ अभी रीड करते हैं सही तरीके से और समझते हैं तो आप इसे खुद कर पाएंगे। देखिए, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रुकरुकमान ऑफ मुंबई शोड द फॉलोइंग फिगर्स। एग्जाम का क्वेश्चन है, 16 नंबर में आया था 2010 मई में। 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2009। फर्नीचर एंड फिक्चर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है। स्टॉक ओपनिंग क्लोजिंग, डेटर्स, कैश इन हैंड एंड बैंक, क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखिए जितने अकाउंट्स आपको दिख रहे हैं सबके आपके वर्किंग नोट में अकाउंट बनाने हैं। फर्नीचर फिक्चर का बनाना है, स्टॉक का नहीं बनाना, डेटर्स का बनेगा, कैश इन हैंड तीसरा अकाउंट बनेगा, चौथा क्रेडिटर्स का बनेगा, फिफ्थ बीपी बनेगा, सिक्स आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये 6 अकाउंट। देखिए जो इन्फॉर्मेशन ओपनिंग क्लोजिंग है उसका अकाउंट बनाना ही बनाना है। एक फंडामेंटल रूल बना लीजिए स्टॉक को छोड़ के। फिर आपको कैश बुक की डिटेल्स गिवन है, कैश सेल्स, अब देखो इसमें क्लियरली गिवन है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कैश परचेजेस, पेमेंट, ये सब कैश बुक में आप पोस्ट कर देंगे और कॉरस्पॉन्डिंग ये दूसरे जिस अकाउंट में जाता होगा आप उसमें डालेंगे, ठीक है। पेमेंट्स फॉर बीपी, ड्राइंग्स फ्रॉम डोमेस्टिक एक्सपेंस, सैलरी पेड, रेंट पेड, सन्डे ट्रेड एक्सपेंस, ये सब आप उसमें कैश एंड बैंक बुक में पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से रुकरुकमान की बुक्स में, और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है ऑन सेल्स। आपको ट्रेडिंग एंड P&L बनाना है। अब देखिए 31 मार्च 2009 को एंड बैलेंस शीट, इसने वर्ड यूज बैलेंस शीट किया है तो आप भी बैलेंस शीट वर्ड यूज करेंगे। तो देखिए फॉर्मेट कीजिए ट्रेडिंग एंड P&L का, सबसे पहले से फॉर्मेट कीजिए और बैलेंस शीट वर्ड मैंने इस बार यूज किया है 31 मार्च 2009। अब एक एक करके देखिए आपको ये 6 अकाउंट बनाने हैं, उसमें पोस्टिंग करनी है एटलीस्ट, वो आप अपने आप करिए और करना शुरू कर दीजिए वीडियो पॉज करके अपने आप, और जहां फंसे फिर देखिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने किया है काफ़ी क्वेश्चन। फर्नीचर एंड फिक्चर, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस था 2,60,000, क्लोजिंग है आपका 2,34,000, और आपने उसने बोला था 10% डिप्रिसिएशन लगाना है, तो 2,60,000 का 10% 26,000 रुपये आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर करके भी आप इसे ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका डेटर्स अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस था आपके पास 1,25,000 रुपये, येस और नो, श्योर। इसके बाद अगर आप देखें तो उसने आपको कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बता रखा था 10,58,000, डिस्काउंट उसने आपको बता रखा था कितना, 20,000 रुपीज़, येस और नो। तो अभी सिर्फ ये 3 इन्फॉर्मेशन डाल के हम छोड़ देते हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट था हमारे पास क्रेडिटर्स अकाउंट, हमने यहाँ लिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस है 1,35,000, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस है 190। इसके बाद अगर आप देखें तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स गिवन है 973, डिस्काउंट आपको गिवन है 32,000 का, और पेमेंट फॉर अगर आप देखें, अच्छा वो तो बिल्स पेबल का है, बीपी अकाउंट भी है तो पहले वो भी बना लीजिए नीचे। ओपनिंग बैलेंस आपके पास है 70। देखिए जिस अकाउंट में जितनी इन्फॉर्मेशन आए एट ए टाइम वो डालिए, कोई दिक्कत नहीं है कि एक अकाउंट पूरा हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको समझ में आता है पुट करिए। BDCD पेमेंट हुई थी बिल्स पेबल की कितनी, 4,30,000। देखिए अब इसमें 3 चीज़ें आ गई, तो इससे आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई क्रेडिटर्स अकाउंट कि आपने साल भर में कितने बीपी एक्सेप्ट किए, कितने किए, 4,40,000। और याद करो मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि अगर क्रेडिटर्स और बीपी अकाउंट दोनों एक ही क्वेश्चन में हो तो पहले बीपी अकाउंट को क्लोज करना फिर क्रेडिटर अकाउंट को। वो इसीलिए बताया था क्योंकि यहाँ जनरली कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर बच जाती है जो यहाँ से ट्रांसफर होगी अब कौन से अकाउंट में, क्रेडिटर अकाउंट में। 4,40,000 रुपये की जो फिगर थी, समझ में आया आपका। तो अब क्रेडिटर अकाउंट आपका कंप्लीट होता है 1 2 3 4, और इधर से ये, तो आपकी परचेजेस जो है वो बैलेंसिंग फिगर आ गई 15 लाख। और ये कौन सी परचेजेस आपकी आई हैं, जी हाँ, ये आपकी आई हैं
क्रेडिट परचेजेस। समझ में आया? शो। अब देखिए क्रेडिट परचेजेस आपके पास आ गई, कैश परचेजेस उसने बताई रखी है 6,15,000 ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, तो इससे काफ़ी चीज़ें निकल सकती हैं। देखिए टोटल परचेजेस इस कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज 6,15,000 प्लस 15 लाख 21,15,000 आ गया। अब इससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, विच इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज 2,45,000, दिस इज परचेजेस 21,15,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 3,20,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 20,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट था 25% ऑन सेल, तो 25/100 ऑन सेल है, तो कैन वी राइट 25/75 ऑन कॉस्ट? यस और नो? भाई इसका मतलब क्या होता है कि 100 रुपए की सेल पे 25 का प्रॉफिट है, तो 100 की सेल पे अगर 25 का प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी होगी? 100 की सेल 25 का प्रॉफिट 75 रुपये कॉस्ट होगी, तो 25/75 ऑन कॉस्ट। या जिनको समझ में नहीं आता वो देखो ऊपर वाली चीज़ ऐसी दिस रहती है और दिस में से दिस माइनस करके यहाँ लिख देते हैं, तो ऑन कॉस्ट आ गया। ये बहुत बार आपको सिखाया हुआ है मैंने। तो 20,40,000 का 25/75 ग्रॉस प्रॉफिट आ गया अपना 6,80,000। ये सुनो, नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 20,40 था, उसमें अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दें तो हमारी सेल्स आ जाती है कितनी? 27,20,000 रुपये। हाँ या ना? शो। तो आप एक बार जो है ये सब जितना मैंने आपको बताया इसको नोट कर लीजिए फास्ट। चलिए अब देखिए सेल्स आ गई 27,20, क्रेडिट सेल्स अगर निकालनी है तो कैन आई राइट टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स? तो टोटल सेल्स इतनी आई थी, कैश सेल्स आपको गिवन है 16,20,000, तो आपकी क्रेडिट सेल्स कितनी आ जाएंगी बेटा? 11 लाख रुपए। तो ये 11 लाख रुपए यहाँ पर ये जो फिगर आई थी आपकी, ये आपकी कौन सी वर्किंग नोट से आई? वर्किंग नोट 6 से। तो इसीलिए मैंने कहा था जरूरी नहीं है सारी चीज़ें एक बार में निकल ही जाए आपकी, ठीक है। तो इसके बाद ये आपका बैलेंस शीट आ जाएगा 147। फटाफट यहाँ तक 6 वर्किंग नोट तक सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए फास्ट, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। 6 वर्किंग नोट तक सारा का सारा नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए अब ट्रेडिंग अकाउंट में एक बार इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। ओपनिंग स्टॉक आपके पास है, परचेजेस है, सेल्स है, यहाँ टोटल सेल्स टोटल परचेजेस आती हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास है, वो आपका ये आ गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद यहाँ तक एक बार ट्रेडिंग एंड P&L जो है वो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। नोट डाउन कर लिया? गुड। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्किंग नोट पे, सैलरी ड्यू ड्यूरिंग द ईयर। देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज गिवन है और पेमेंट गिवन है 2,36,000, तो जितना पे किया उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया, 237 आ जाएगा। आप इसे चाहे तो अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी काफ़ी है। तो देखिए यहाँ पर P&L में हमने जो है वो सैलरीज लिखी, रेंट को लेके कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं बनता, एज इट इज़ लिख दिया। सन्ड्री ट्रेड में भी कुछ प्रीपेड एडवांस नहीं, एज इट इज़ लिख देंगे। डेप्रिसिएशन लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 20,000 आ जाएगा। रिसीव कितना हुआ था क्रेडिटर से वो भी हमें गिवन था, वो भी हम लिख देंगे। तो आपके नेट प्रॉफिट्स आ गए, दैट इज़ फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट आपका कंप्लीट होता है, फटाफट इसे करिए फास्ट। अब अपना कैश अकाउंट रह गया, उसको बना लेते हैं। देखिए कुछ ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक ऑर्डर होता है वर्किंग नोट का, जो आपको सही लगे आप वैसे करिए, कुछ मन में मत पालिए, नहीं तो खामा का परेशान होंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ कहाँ से क्या निकलता है। ओपनिंग बैलेंस, फिर कैश सेल्स थी, फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर पैसा आया, कैश परचेजेस पैसा गया, क्रेडिटर्स को पेमेंट करा, उसके बाद डिस्काउंट इसमें नहीं आएगा, पेमेंट हुई बिल्स पेबल की, ड्राइंग्स हैं, सैलरी पे किया, रेंट पे किया, इसके बाद सन्ड्री ट्रेड के एक्सपेंसेस, तो आपका बैलेंस CD आ गया 1,01,000, ठीक है। तो ये बैलेंस CD आ गया। अब हमें पता है ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है, तो वो भी ले लेते हैं साथ साथ। यहाँ पर फर्नीचर 2,60,000, स्टॉक लिखा, डेटर्स हमारे पास 1,25, कैश इन हैंड 1,10, क्रेडिटर्स हमारे पास ओपनिंग है 135, बिल्स पेबल 70, आउटस्टैंडिंग 19, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई 5,16,000। फटाफट ये 2 वर्किंग नोट जो है बना लीजिए, 8 नंबर और 9 नंबर फास्ट। चलिए अब आते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट पे। फर्नीचर एंड फिक्सचर निकाल सके हैं बैलेंस, स्टॉक हमारे पास था ही, डेटर्स हमारे पास क्लोजिंग नहीं थे बट हमने निकाल लिए 147 वर्किंग नोट में, चेक करिए। कैश इन हैंड अभी हमने निकाला है, क्रेडिटर्स का वो क्लोजिंग हमारे पास ऑलरेडी है, वो हमने लिख लिया, BP का लिख लिया, आउटस्टैंडिंग का भी क्लोजिंग है। क्लोजिंग कैपिटल कैसे आई? 5,16,000 ओपनिंग था और उसके अंदर हमने अभी देखा प्रॉफिट आए थे 1,16,000, वो ऐड किए
और जो हम लोगों की ड्राइंग्स थी 1,20,000 रुपये वो हमने माइनस करी, तो ये आपका 5,12,000 रुपये जो है वो कैपिटल आई। दोनों साइड आप चेक करेंगे तो आपका बैलेंस मैच हो रहा होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बहुत सिंपल है, अरे उल्टा बेसिक अकाउंट्स हमारी स्ट्रॉन्ग करता है। चैप्टर में कुछ भी नहीं है, फ्री के लड्डू हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 12 नंबर से कम तो आएगा भी नहीं, और जनरली 90% टाइम इसका क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से तैयार करिए। चलिए ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीड करिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय श्री राम जी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 एंड ड्राफ्ट हिज बैलेंस शीट। अगेन इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट लिखा है तो फिर बैलेंस शीट ही वर्ड यूज करेंगे। क्रेडिटर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, एक्सपेंसेस गिवन है, फिक्स्ड असेट, स्टॉक इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। देखिए इस बार 2 अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, कैश इन हैंड अलग, कैश एट बैंक अलग। तो कैश बुक डबल कॉलम बना लीजिए या अलग अलग भी बना सकते हैं दोनों अकाउंट। सन्ड्री डेटर, तो देखिए वर्किंग नोट में अकाउंट तो सारे बनाने स्टॉक को छोड़ के, क्रेडिटर का भी, एक्सपेंसेस का भी, फिक्स्ड असेट का, कैश बुक डबल कॉलम और सन्ड्री डेटर। ठीक है, ये तो बनाना ही बनाना है। इसके बाद नीचे आपको ट्रांजैक्शंस गिवन है, कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स, रिटर्न्स फ्रॉम डेटर, बेड डेट्स, सेल्स। देखिए बहुत सिंपल है ये जो ट्रांजैक्शन गिवन है, जैसे कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स, तो कैश या डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स का मतलब कैश मिला प्लस डिस्काउंट 12,80,000। डेटर से रिटर्न हुआ डेटर के क्रेडिट में जाएगा, बेड डेट्स भी डेटर अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे और P&L के डेबिट में। सेल्स, टोटल सेल्स गिवन है 14,36,200, 14,36,200, डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स 14,000, तो क्रेडिटर्स के डेबिट में। रिटर्न्स टू क्रेडिटर, क्रेडिटर की डेबिट में जाएगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय चेक, तो बैंक कॉलम में आएगी। कलेक्शन फ्रॉम डेटर डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर रिसीविंग कैश 12,50,000। देखिए यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से शायद क्वेश्चन करवा रहा हूँ, रेस्ट तो आप खुद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले गिवन था कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू क्रेडिटर्स 12,80,000, 12,80,000, और ये गिवन है कलेक्शन फ्रॉम डेटर 12,50,000। ऊपर जो था दैट वाज सम ऑफ कलेक्शन प्लस डिस्काउंट एंड दिस इज ओनली द कलेक्शन 1250। सो द डिफरेंस बिटवीन दिस 12,80,000 और 12,50,000, ये 12,50 जो है वो कलेक्शन है, दिस इज कलेक्शन प्लस डिस्काउंट, तो जो डिफरेंस आएगा 30,000 रुपए का, दिस इज बेसिकली द डिस्काउंट। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है और आप बाइफरकेट कर पाएंगे। कैश परचेजेस गिवन है, एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, ड्राइंग्स बाय चेक, मशीनरी एक्वायर्ड बाय चेक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश सेल्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय चेक। तो देखिए खुद करिए क्वेश्चन, अगेन मैं कहूँगा पहले आप ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट कीजिए, उसके बाद 1, 2 क्रेडिटर, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, फिक्स्ड असेट, कैश बुक डबल कॉलम, सन्ड्री डेटर्स, ये अकाउंट जो है वर्किंग नोट्स में सारे बनाइए। और जो जो पोस्टिंग जहां जहां आपको समझ में आती है एटलीस्ट अपने आप करिए, खुद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मैं कितने ही क्वेश्चन करवा लूं। एटलीस्ट जो जो इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आती है प्लीज उसे पुट करिए। वीडियो पॉज करिए और खुद करना शुरू करिए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने इंफॉर्मेशन पुट करी और काफी हद तक इस क्वेश्चन आते आते आप सक्सेसफुल हुए होंगे। सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट, ओपनिंग है 3,15,000, क्लोजिंग है 2,48,000, यस और नो। इसके बाद एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, आपको ओपनिंग गिवन है 12, क्लोजिंग है 6,600। उसके बाद फिक्स्ड असेट, ओपनिंग आपका 232,200, क्लोजिंग 248,100, पहले इतना ही कर लेते हैं। अच्छा वो भी कैश इन एंड कैश इन बैंक डबल कॉलम, ओपनिंग आपको गिवन है, ठीक है, और क्लोजिंग भी आपको गिवन है 24,000 और 1,37,600। सन्ड्री डेटर्स का अकाउंट मेरा नेक्स्ट पेज पे है, ओपनिंग गिवन है, आपको क्लोजिंग निकालना है। फिर इसके बाद देखिए कैश एंड डिस्काउंट वाली बात थी, तो 12,50,000 रुपये कैश आया, यस और नो। तो 12,50 का कैश आया तो डेटर्स भी 12,50 से कम हो गए, यस और नो। और देखिए नीचे लिखा होता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक आफ्टर रिसीविंग कैश, तो ये 12,50 बैंक में जमा होंगे, कॉन्ट्रा एंट्री भी होगी उसकी। देयर आफ्टर देखिए बेड डेट्स है 8,400 के, तो यहाँ आपके वो कम हो गए बेड डेट्स में। फिर सेल्स है, टोटल सेल्स आपको गिवन है 14,36,200 रुपये, ठीक है, ये आपकी टोटल सेल्स हैं।
और कैश सेल्स नेक्स्ट पेज पे देखिए 92,000 गिवन है, तो 1436,200 माइनस कैश सेल 92, तो ये आपकी क्रेडिट सेल्स आ गई डेटर अकाउंट के अंदर। समझ में आया? और ये कैश सेल आपकी यहाँ पर भी आ जाएगी 92,000 की। यस और नो? श्योर। देयर आफ्टर डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स 14,000, हाँ है ना। फिर रिटर्न है कितना 8,000। फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय चेक 1,17,000 रुपये 1,70,000। देयर आफ्टर कलेक्शन भी हो गया 30,000 इज द डिस्काउंट अलाउड बाय डेटर्स। यस और नो? फिर कैश परचेजेस हैं 2,600, तो यहाँ कैश बुक में एक्सपेंसेस पेड बाय चेक, ड्राइंग्स बाय चेक, उसके बाद मशीनरी एक्वायर्ड बाय चेक। फिर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1 लाख, तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी उसकी। इसके बाद कैश विड्रॉन, अगेन उसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। यस और नो? फिर यहाँ तक तो सब कुछ हो गया। कैश सेल्स भी हो गई। पेमेंट टू क्रेडिटर्स इज 1,205,400। यस और नो? तो ये भी आपके हमने कर दी, और क्रेडिटर्स को जो हमने पेमेंट करी है उसकी पोस्टिंग हम कर देते हैं 1,205,400। एटलीस्ट ये तो आपने खुद किया होगा, ये भी एक्सपेंस की भी पोस्टिंग हो जाएगी क्योंकि हमने पेमेंट करी थी इसकी। और फिक्स्ड असेट की यहाँ पर जो हमने एक्वायर्ड बाय चेक लिखा था 63,600, ठीक है। और रिटर्न्स थे 29,000 के फ्रॉम डेटर्स, उसकी यहाँ पे पोस्टिंग। देखिए एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो जितने ब्लू टिक है ये इंफॉर्मेशन तो आप खुद कर सकते थे। आगे तो नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट इतना तो आप खुद कर सकते थे। हर बच्चे का जो भी वीडियो देख रहा है कम से कम इतना पार्ट खुद होना चाहिए। इससे ज़्यादा हुआ बहुत अच्छी बात है, इससे कम हुआ तो गलत बात है। इसका मतलब आपने पहले 2 क्वेश्चन सिर्फ टीपे, देसी भाषा में बोलूँ तो खुद नहीं करे। खुद किए होते तो एटलीस्ट इतना कर पाते। चलिए अब देखिए साफ पता लग रहा है क्रेडिटर से क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर निकलेगी 11,60,400। मेमोरेंडम एक्सपेंस से P&L आ जाएगा 1,86,000। फिक्स्ड एसेट से आपका डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। और डेटर से आपके क्लोजिंग बैलेंस। अब आप कह रहे हैं सर सब कुछ बात कर ली, कैश इन बैंक में क्यों नहीं बात करी? देखो अगर आप देखोगे ना तो दोनों साइड इक्वल फिगर बच रही। कैश में जितना डेबिट बैलेंस है बैंक में उतना ही क्रेडिट बैलेंस है, और कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो हम निकाल सके कैश इन बैंक से। कैश सेल हमें पता है, ओपनिंग क्लोजिंग हमें पता है, कैश परचेज हमें पता है, और देखिए दोनों साइड कोइंसिडेंट फिगर सेम है। इसका मतलब ये एक कॉन्ट्रा एंट्री हमें करनी है, और किस चीज़ की कॉन्ट्रा एंट्री करनी है? इट इज़ ऑफ अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दिस इज द सेकंड मेन पॉइंट। देखिए हर क्वेश्चन में सिर्फ 1 या 2 नए पॉइंट है, बाकी सब कुछ सेम है। इस क्वेश्चन में जो 2 नए पॉइंट है वो लिख लीजिए इस क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। बाद में आपको ये क्वेश्चन पूरा नहीं करना, सिर्फ ये 2 पॉइंट रिवाइज करने। एक पॉइंट है कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर्स, और नीचे गिवन था कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो दोनों को लिंक कर लीजिए 12,80,000, 12,80,000 एंड 1250 को, कि जो डिफरेंस था 30,000 दैट वाज द डिस्काउंट। दिस वाज द यूनिक पॉइंट। And the second unique point of this particular question is that the balancing figure, ये लिख लीजिए, that the balancing figure in this cash and bank account is amount deposited into bank representing the contra entry. That's it, nothing more than that. क्या इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर आप अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, ओपनिंग सारी इंफॉर्मेशन पुट करिए, सारी की सारी कैपिटल आपकी आ जाएगी। इसके बाद अब आ जाइए ट्रेडिंग P&L के ऊपर। ओपनिंग स्टॉक आपके पास है, यस और नो। परचेजेस हैं 11,81,000। दिस इज कैश परचेजेस एज वेल एज क्रेडिट, उसमें से रिटर्न माइनस किया। सेम वे सेल्स हैं, उसमें से रिटर्न माइनस किया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक यू हैव, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद बेड डेट्स डाला, डिस्काउंट, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम, तो कैपिटल आ गई आपकी, ठीक है। सॉरी कैपिटल अकाउंट आ गया, नेट प्रॉफिट्स आ गए। इसके बाद हमें
स्टेटमेंट ऑफ फेयर क्लोजिंग बनाना है, सारी क्लोजिंग बैलेंसेस जो हैं वो पुट करेंगे, सब कुछ एकदम आप देखिए कॉमन है, कुछ भी ऐसा नहीं है यूनिक की जो मुझे इसमें करवाना पड़े, सिर्फ 2 पॉइंट, और उसको लिख लीजिए कि नेक्स्ट टाइम सिर्फ इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट देखना और कुछ भी नहीं देखना, अभी जरूर आपको पूरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। और ये क्लोजिंग कैपिटल यहाँ निकालिए, ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस नेट प्रॉफिट्स प्लस एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ खुद करिए, जो यूनिक होगा वो देखिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए क्लासरूम में मैं अपने होमवर्क में देता हूँ क्वेश्चन, सिर्फ 2 पॉइंट समझा करके, वीडियो में होमवर्क देना पॉसिबल नहीं है इसलिए मुझे पूरा डिस्कस करना पड़ा आपके साथ, लेकिन ये 2 ही पॉइंट्स इसके अंदर हैं और उम्मीद करता हूँ मेजॉरिटी क्वेश्चन आप खुद कर पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेशक एक बार तीनों क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले रिवाइज कर लीजिए ताकि हर अगला क्वेश्चन हम फुल कॉन्फिडेंस से कर पाए। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, जस्ट इसे रीड करिए और अपने आप करिए, और जितना % ये क्वेश्चन आपसे हो गया उतना आपको सिंगल एंट्री समझ में आ रहा है। कुछ भी नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना हिंट दे रहा हूं, वही वाला पुराने वाला कि बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट सारे बनने हैं और सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बुक वैल्यू ऑफ असेट सोल्ड, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L इन बैलेंस शीट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आप शुरू करिए, अपने आप करिए फास्ट, इट्स अ टेस्ट। जी हाँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। प्लीज़ वीडियो मत देखिए, पॉज कर दीजिए और अपने आप प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा, तभी पर्पस हमारा जो पढ़ाई का है वो पूरा हो पाएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपने मेरी बातें सुनी हैं और अपने आप ही किया है क्वेश्चन। देखिए इस मीडियम से पढ़ने का सिर्फ एक ही मैं कहूँ ड्रॉबैक है कि मैं आप पे नज़र नहीं रख सकता, लेकिन अगर आप ईमानदारी अपना लें कि जो सर कह रहे हैं हम वो करेंगे, मैं चेक करने तो आपको नहीं आ सकता, तो मैं आपको डैम श्योर कह रहा हूँ कि आप ऑल इंडिया रैंक भी ला सकते हैं। ये एडवांटेज भी है इस मीडियम से पढ़ने का क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत टाइमली पूरा होगा। तो चलिए देखते हैं आपने क्या क्या किया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,60,000, 25% ऑन कॉस्ट था, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके 65 आए होंगे। 260 प्लस 65 325 आपकी सेल्स आई, यस और नो। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो इससे आपने परचेजेस निकाल ली होगी अपनी, करा यही पक्का श्योर। इसके बाद आपने अकाउंट्स बनाए अपने, तो क्लोजिंग बैलेंस था आपके पास 87,500, कलेक्शन आपको गिवन थी 340, सेल्स आपके पास आई गई थी, उसे आपने क्रेडिट सेल माना क्योंकि कैश सेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और फिर ये आपका बैलेंसिंग फिगर बचा। सेम वे क्रेडिटर्स में आपने बैलेंस शीट ही गिवन था, परचेजेस आपने सारी की सारी क्रेडिट मानी है यहाँ पर, उसके बाद ये आपका पैसा आया। फिर सेम वे आपका फिक्स्ड एसेट, ठीक है, आप देखिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। फिर सेम वे बैंक अकाउंट अगर आप देखें, फिक्स्ड एसेट, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, सीडी, ये सब आपको गिवन था, ये आपका बैलेंसिंग फिगर बचा, यस और नो। फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाई, तो आप देखिए ओपनिंग कैपिटल आपका आया, और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पुट करी अपने ट्रेडिंग एंड P&L में, तो आप देखेंगे कि आपका कैपिटल आया होगा 14,000 मतलब नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर ये आपकी बैलेंस शीट 2,09,000 से मैच हो रही। आपको पता है क्वेश्चन नया नहीं है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था अगर आप देखें तो ये वही क्वेश्चन है। जस्ट आप एक बार चेक करिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर अपने 4 को, जस्ट अगर आप क्रॉस चेक कर रहे हो तो थोड़ा सा बस फिगर्स को मैनिपुलेट किया है, अदरवाइज इंफॉर्मेशन देने का तरीका पूरा सेम है। आप देख पा रहे हैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बस ऊपर नीचे कर दी और पूरा का पूरा क्वेश्चन बस ये है कि देखिए वहाँ डेटर्स का आपको ओपनिंग गिवन था, क्लोजिंग निकालना था, यहाँ ओपनिंग निकालना है, क्लोजिंग। और देखिए वो क्वेश्चन 2004 में आया था और ये क्वेश्चन फिर 2008 में रिपीट हुआ। जितने CA इंटर में लास्ट 10 ईयर्स के, मैं कह रहा हूँ 10 ईयर्स के पेपर कट जाए ना अगर कोई बच्चा, वो फेल हो ही नहीं सकता। ये CA इंटर का पेपर है, क्वेश्चन रिपीट होने ही होने हैं। कहाँ से बनेंगे नए नए क्वेश्चन? जितने बनने थे सब बन चुके आज तक, ठीक है। और कुछ नया बनेगा भी तो 10-20% एक नया पॉइंट ही तो बन सकता है। 80% कॉन्सेप्ट्स विल रिमेन सेम। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2004 में है, 2008 में, 2011 से लेकर 2018 तक एक नया क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, सारे रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने इसको अपने आप किया होगा और कोई दिक्कत नहीं आई होगी, और दिक्कत आई तो भैया सीधी सी बात है आगे मत बढ़ो, पहले इतना अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि इसमें भी दिक्कत आई तो फिर गलत बात है।